गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज फिर आपके पास कुछ मैथ का सवाल लेकर आया हूं जो कि एसएससी जीडी से रिलेटेड है। ठीक ना। एसएससी जीडी का जो सवाल है वो 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी, 20 और जीके जीएस है, जो आपको मैं प्रतिदिन सारे विषय का अलग अलग दिन कराता जाऊंगा एक एक से। ठीक। और आज जो लेकर आया हूं मैं और मैथ का टॉपिक लेकर आया हूं आज। कल रीजनिंग का आएगा और परसों जेके जीएस और उसके बाद हिंदी का आपके पास सेट आएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेके एकेडमी न्यू रेलवे कॉलोनी बढ़वा एसएससी जीडी की स्पेशल बैच की शुरुआत हो चुकी है और काफी बच्चे आ भी रहे हैं। तो जो कोई बच्चे एडमिशन नहीं लिए वो जल्द से जल्द एडमिशन करा ले। चलिए आज हम लोग मैथ का पहला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए कभी भी इस तरह बोल दिया जाए 540 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 540 का सबसे पहले आप गुणनखंड कर दीजिएगा। 2 से कीजिएगा 2 बार में, ये 7 बार में, ये 0। फिर 2 से कीजिएगा 1 बार में, 3 बार में, ये 5 बार में, और फिर ये 3 से कर दीजिएगा 3 4 12, 3 5 15। फिर 3 से कर दीजिएगा 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से कर दीजिएगा 5 एकम 5। तो 540 का जो गुणनखंड है वो आपका जो हो जा रहा है 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब गुना 5 का पावर 1, यही आपका गुणनखंड है। तो अब ध्यान दीजिएगा गुणनखंडों की संख्या बोला है, कभी भी गुणनखंड की संख्या आ जाए तो हमेशा जो पावर है ना, जो पावर है उसमें से एक जोड़ के सभी को गुना कर दीजिएगा। पावर को जोड़कर सभी को गुना कर दीजिएगा। ये जिसके 2 का पावर 2 है, 2 + 1, 3 का पावर 3 है, 3 + 1, 5 का पावर 1 है, 1 + 1। सबको जितना भी पावर, और बेस जो होना चाहिए आभास संख्या होना चाहिए। बेस जो होना चाहिए हमेशा आभास संख्या हो तो ही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना होगा 3 गुना 3 1 4 गुना 1 1 2, यानी 3 4 12 दूनी 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या 24। बोलेगा गुणनखंडों की कुल संख्या कितना हो गया आपका 24। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खिलौना पर 12% की छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है। आपको 12% का डिस्काउंट मिलता है तो आपको कितना रुपया में बेचा जाता है 308 रुपया में। तो खिलौना का अंकित मूल्य कितना होगा। तो आप जानते हैं डिस्काउंट जो मिलता है वो एमपी पर मिलता है, यानी मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य पर मिलता है। तो आपका जो छूट हो रहा है कितना 12%। तो कोई भी आप मार्क जो करते हैं हमेशा 100% मार्क करते हैं। किसी चीज में जितना भी अमाउंट लिखा रहता है वो हमेशा 100% होता है। तो उसमें आपको 12% डिस्काउंट मिल गया तो आपको कितना दे रहा है वो 88% पर दे रहा है। कितने में 308 रुपया में, यानी 308 रुपया में जो मिल रहा है वो 88% के आपका बराबर है। तो हमेशा 100% आप उसमें अंकित करते हैं, 100% बराबर निकाल लीजिए 308/88 गुना 100। चलिए 25 का पढ़ा में 4 बार में कट गया, 4 का पढ़ा में ये 4 का पढ़ा 25 बार कर लिया, ये 4 का पढ़ा 22 बार में कर लिया। अब ये देखिए 22 एकम 22, 22 4 88 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए 14 पंचे 70, 14 दूना 28 और 7 35, यानी आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना है 350 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
बोलता है साधारण ब्याज पर 8 वर्षों के में एक धनराशि 80% की वृद्धि हो जाती है। तो याद रखिएगा साधारण ब्याज बोला है यानी साधारण ही चलेगा। अगर 8 वर्षों में 80% हो जाता है तो 80% जो हो जाता है 8 वर्षों में, तो एक साल का दर निकल जाएगा, इसको 8 से भाग दे दीजिए, यानी रेट परसेंट बराबर कितना है आपका 10% है। दर आपका कितना हुआ 10% है। तो बोलता है 14,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है आपको 14,000 का 3 वर्षों में। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी एक टाइम पीरियड होता है 2 साल के लिए, एक टाइम पीरियड होता है 3 साल के लिए। ठीक, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी परीक्षाओं में ये काम देगा आपको। जो हर एग्जाम में आपको एसआई और सीआई मतलब साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 साल के लिए अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो रेट दिया रहेगा जो भी, ठीक ना, रेट दिया रहे जो भी, रेट परसेंट दिया रहे, ये 3 साल के लिए रेट परसेंट दिया रहेगा। क्या कीजिएगा देखिएगा 2 साल के लिए सबसे पहले एक बिंदा दीजिएगा, इधर 2 पार्ट में लिखना, इधर ये लिखना। इस बिंदा में 2 पार्ट में आर स्क्वायर को भरना है। क्या चीज को भरना है? यहाँ पर आर स्क्वायर को भरना है और यहाँ पर आर गुना टी भरना है। मान के चलिए आपका रेट दिया रहे 5%। क्या दिया रहे रेट? 5% हो रहा। आर का 5 स्क्वायर करना है यानी रेट का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब आर गुना टी 5 गुना 10 यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया वो कितना हो गया 10.25% हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 साल के लिए कुछ अलग है, इसमें 4 को आपको खींच देना है लकीर, और ये इस और आगे में एक, और ये 2 में आपको आर क्यूब लिखना है। क्या लिखना है? आर क्यूब लिखना है। और इन दोनों में आर स्क्वायर गुना टी लिखना है और इसमें आर गुना टी लिखना है। तो आर क्यूब यानी आर रेट ले लीजिए, यही आपका कितना निकला 10% निकला है। आर का क्यूब 10 का क्यूब यानी 1000 होता है, हाथ में रहा 10। अब आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, आर टी से गुना कीजिए 100 या 300, 310 हो जाएगा। हाथ में रहा कितना? अब 3 रह गया। तो अब आर गुना टी 10 या 30 3 33 यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो 3 साल का निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला वो कितना निकल गया 33.1% निकल जाएगा। तो आपको जो इसमें मिलने वाला ब्याज है वो 14,000 का 33.1% आपको मिलेगा। तो निकाल लीजिए 14,000 रुपया का 33.1%। तो परसेंट में 0 हो रहा है, परसेंट मतलब नीचे, और 1 शून्य यहाँ पर आ जाएगा, 3 शून्य 3 शून्य, इसको गुना कर दीजिए 14 एकम 14, 14 तिया 42 से 43, हाथ में रहा 4, 14 तिया 42 4 46 यानी आपको 4634 रुपया मिल जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बोला है वह सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए जिसे 15, 12, 22, 20 और 25 से भाग देने पर शेषफल 13 आता है। सभी संख्याओं से भाग देने पर 13 आता है, तो शेषफल 13 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले कभी भी ऐसा है सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या बोलेगा क्या निकाल देना है सबसे पहले इनका एलसीएम। तो निकालिए 15, 18, 20 और 22 और 25 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 15, 18, 20, 22 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा एलसीएम, इसका जब आप निकाल लीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9900 एलसीएम हो जाएगा। तो वो संख्या क्या निकल गया? 9900 निकल गया। और बोलता है जब इस पर विभाजित कीजिएगा तो शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो शेषफल जो 13 प्राप्त होता है भाग देने पर ना, तो संख्या आपको मांगा यानी वो 13 आप जोड़ दीजिएगा, यानी वो संख्या 9913 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4।
इसी तरह चलिए अब अगला प्रश्न की ओर। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यानी आप 20 वस्तु अगर बेचते हैं तो आपको X वस्तु के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर समान है। तो यदि लाभ 25% होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य जो 20 वस्तु का है और विक्रय मूल्य जो, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो X वस्तु का है, दोनों क्या है, बराबर है। अब यहां पर देखिएगा CP मतलब क्रय मूल्य और बटे SP यानी विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा, X बटे 20। यानी लिख सकते हैं क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर X अनुपात 20। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया, X अनुपात 20। तो बोलता है आपको 25% लाभ मिलता है। तो कभी भी क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। कभी भी क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। यानी X तो 100% हो गया और 25% लाभ, 25% लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। यानी 125% इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो 125% विक्रय मूल्य बराबर कितना, 20 हो गया। तो 100% निकाल लीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य 100% 20 बटे 125 गुना 100। तो 25 पचे 25 चारे 5 चारे, यानी आपका क्रय मूल्य क्या हो गया, 16 हो गया। आपका क्रय मूल्य क्या हो गया, 16। तो आप 16 को वस्तु बेचे हैं तो आपको जाकर 25% का लाभ होता है। अब अगला चलिए क्वेश्चन की ओर। 750 रुपया साधारण ब्याज, 750 रुपया साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 1000 रुपया हो जाता है। तो बोलता है साधारण ब्याज की दर पर ही 10 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप देखिए 750 रुपया है, 5 साल में टाइम कितना लेता है, 5 साल, 5 साल में आपका 1000 रुपया हो जाता है। तो साधारण ब्याज है, याद रखिएगा हर साल जो साधारण ब्याज होता है वो बार बार बराबर हर एक साल मिलता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल बराबर मिलता है, इसीलिए उसको साधारण ब्याज करते हैं। तो 5 साल में बोलता है 1000 रुपया हो जाता है। तो आप बताइए 5 साल में कितना बढ़ा, तो 5 साल में आपका 250 रुपया बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, 5 साल में 250 रुपया बढ़ गया। तो 10 साल में कितना बढ़ेगा, तो 5 साल में बढ़ता है 250 रुपया। तो 10 साल में कितना बढ़ेगा, साधारण ब्याज है 500 रुपया बढ़ेगा। तो 500 रुपया बढ़ेगा तो बोलता है 10 साल के बाद कितना हो जाएगा आपके पास रकम, यानी मिश्र धन मांग लिया है, टोटल मांग लिया, कितना हो जाएगा 500 और इधर 750, यानी आपका हो जाएगा 1250 रुपया हो जाएगा 10 साल के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है 50 गो छात्र है और 10 गो शिक्षक है। 50 गो छात्र और 10 गो शिक्षक है। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 20% के बराबर मिठाई मिलता है। मतलब प्रत्येक एक छात्र को स्टूडेंट का 20% के बराबर। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, छात्र के गो है आपका 50 है, शिक्षक के गो है आपका 10 शिक्षक है। बोल रहा है कुल छात्रों की संख्या का 20%, कुल छात्रों का 20% यानी 10% बराबर 5, 20% बराबर 10, ठीक ना। प्रत्येक छात्र को 10 मिठाई मिलता है। प्रत्येक छात्र को कितना मिलता है, 10 मिठाई मिलता है। और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 10% मिलता है। छात्रों को कुल संख्या का 10% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका 20% आपका कितना हो गया, 10 हो गया प्रत्येक छात्र को। और इसका छात्रों का मतलब 10% किसको मिलता है, टीचर को, प्रत्येक टीचर को मिलता है। मतलब प्रत्येक टीचर को जो मिठाइयां मिलती है ना, वो एक जो छात्रों की संख्या है
उसका 10% मिलता है, यानी इसका 10% 5 हो गया। तो प्रत्येक को, ठीक ना, तो बोलता है कुल कितनी मिठाइयां थी, तो प्रत्येक स्टूडेंट को 10 को मिलेगा। एक स्टूडेंट है आपका 50 को, यानी 500 तो मिठाई इधर ही बढ़ गया आपका स्टूडेंट में ही। और बचा कितना, 10 टीचर है आपको, प्रत्येक को कितना मिल रहा है, 5 मिठाई मिल रहा है, यानी टीचर में कितना बढ़ा, 50 बढ़ गया। यानी टोटल मिठाइयों की संख्या क्या हो गया, 550 मिठाई हो गया। आपने कुल कितना मिठाइयां बांटी थी, टोटल 550 मिठाइयां बांट दी, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गांव में वर्तमान जनसंख्या 1000 है। अभी प्रेजेंट में जो जनसंख्या है वहां का कितना है, 1000 है। उसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक साल 10% की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक साल कितना की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जो आपको मैंने बताया, क्या बताया, सीआई का जो रेट चला था आपका रेट है, इसको रेट मान लीजिए 10%। कितने समय बाद, 3 समय बाद। तो कितना आया था हमारा, पिछले पेज में देख लीजिए कितने आया था हमारा, जब रेट था 10% और समय था कितना, 3 साल, तो हमारा सीआई कितना निकला था, 33.1% आया था। तो उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या, इसका 33.1%। टोटल आपका जो बढ़ोतरी हुआ वो कितना बढ़ोतरी हुआ, 33.1%। चलिए इसका 33.1% कितना हो जाएगा, 33.1% यानी आपका 331 बढ़ जाएगा। जनसंख्या कितना बढ़ जाएगा, 331। तो कितना हो जाएगा, पहले था 1000 और अब हो गया 331 बढ़ गया। टोटल कितना जाएगा, 1331 हो जाएगा। 3 साल के बाद आपका जो जनसंख्या होगा वो 1331 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न के बाद फिर चलते हैं अगला। अब देखिएगा आपका ये सरलीकरण दिया गया है आपका 5.1/3 भागा 1.2/9 गुना 1/4 ब्रैकेट 10 + 3/1 - 1/5। अब देखिएगा सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, 5 या 15 1 16/3 हो जाएगा। यह भाग है, अभी भाग करने दीजिए, पहले ब्रैकेट में काम कर लेते हैं। 9 × 9 = 11/9 हो जाएगा गुना 1/4 ब्रैकेट में देखिएगा 10 + 3 इसको सोल्व कीजिएगा ना, तो 5 × 5 में 1 गया 4/5 हो जाएगा। ये 16/3 भागा 11/9 गुना 1/4 इस ये ऊपर चला जाएगा। 10 + 5 दिया 15/4 हो जाएगा, यानी 16/3 इसको गुना में कन्वर्ट कर दीजिए 9/11 हो जाएगा और गुना 1/4 इसको देखिए 10 × 4 = 40 55 हो जाएगा। 55/4 कर दीजिए 55/4 देखिए 4 × 4 = 16 खत्म। अब देखिए 3 × 3 = 9 11 × 5 = 55 यानी 3 × 5 = 15 ही केवल बचा। आपका कितना बचा, 15, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल की लंबाई कितना है, 99 मीटर पुल को पार करने में 61 सेकंड लगता है। 99 मीटर पुल है, ये पुल है, इसको पार करने में ट्रेन को कितना लगती है, 61 सेकंड का समय लगता है। यहीं पर एक पुल के ऊपर एक खड़ा व्यक्ति है, इसको पार करने में उस ट्रेन को 52 सेकंड लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पुल, कोई प्लेटफार्म को पार करती है, यानी अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को या पुल की लंबाई को पार करती है। और एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पोल, खंबा, किसी कार, किसी व्यक्ति को पार करती है, यानी अपनी लंबाई को पार करती है,
तो ध्यान देखिएगा, ये ट्रेन यहाँ पर आया और पूरा लंबाई को पार करना यहाँ पर कहलाता है इसका। और किसी व्यक्ति को पार करते हैं तो ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, क्योंकि व्यक्ति का जो लंबाई जो माना जाता है नगण्य माना जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये पार करता है 52 सेकंड में, इस पुल और अपनी लंबाई को 61 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए ट्रेन का लंबाई जो है उसका x है, तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिएगा दोनों में चाल बराबर है, चाल घटा बढ़ा नहीं, इसीलिए चाल को हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी इसका क्या हो जाएगा, ये अपनी लंबाई को भी पार करती है और पुल की लंबाई कितना है 99 मीटर। पुल कितना मीटर की लंबाई है 99 मीटर बटे कितना सेकंड में लगता है पार होने में, पुल और अपनी लंबाई को 61 सेकंड में पार करने में समय लगता है, और अपनी ही लंबाई को पार करने में 52 सेकंड लगता है। बस यही समीकरण है, क्योंकि इसी चाल दूरी बटे समय दोनों का चाल बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52x प्लस 99 इंटू 52 बराबर 61x। ये इधर चला जाएगा, 9x बराबर 99 इंटू 52 हो जाएगा, यानी x बराबर 99 इंटू 52 बटे 9। 11 का टेबल पारा में चला जाएगा, 11 बार। तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 55 और 2 57, यानी आप ट्रेन की लंबाई कितनी थी 572 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी थी 572 मीटर। अब चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। 5 छात्रों के गणित में 5 वो स्टूडेंट है, औसत उसका कितना है 65 है। 5 वो छात्र है जिसका कि एवरेज कितना है 65 है। बोलता है यह पाया गया कि एक छात्र की स्थिति में अंक 37 की गलती से 73 पढ़ लिया। मतलब 65 कब हुआ, जब आप 37 था, गलती से एक छात्र का अंक कितना पढ़ लिया गया 73 पढ़ लिया गया। कह रहा है 5 छात्रों का औसत आयु आपका कितना है, औसत 65 पाया गया। वो गलती से क्या किया था, 37 के जगह पर वो क्या लिख लिया था 73, जिसके कारण 65 हो गया। तो बोलता है सही औसत क्या था, तो सही औसत के लिए आप इसका अंतर निकालिए, कितना है, कितना बढ़कर वो ले लिया था। वो 37 लिया है ना जी, तो कितना बढ़कर लिया, तो 73 घटाओ 37 यानी 6 और ये 3, 36 अधिक ले लिया था। तो 36 जो अधिक ले लिया था, कितना स्टूडेंट है 5 स्टूडेंट है। 5 से भागा दीजिए 7.2, कितना अधिक लिया है औसत, जो 65 हो गया 7.2 लिया, यानी आपका ओरिजिनल जो औसत रहेगा वो 65 में 7.2 घटा दीजिए, यहाँ 8 आ जाएगा, और 14 में 7 गया 7, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी आपका 57.8 ओरिजिनल औसत हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है 19 का पावर 36 को जब आप 36 से डिवाइडेड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। शेष पूछ रहा है कि आप 19 का पावर 96 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम इनको लिख सकते हैं 90 का पावर 6 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, ठीक ना। आगे देखिएगा, आप लिख सकते हैं 90 का पावर 6 बटे 6 का ये होल पावर स्क्वायर। जब शेषफल रहेगा इसको काट दीजिएगा, हटा दीजिएगा, इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक ना। दोनों को बराबर कर लिया आपने। अब फिर से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 18 माइनस 18 प्लस 1 का पावर 6, और फिर यहां पर लिख सकते हैं 6। तो ये जो पार्ट है ये 6 18 पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 का पावर 6, यानी क्या आंसर हो गया 1। यानी अगर इसको भाग दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। एक टीम एक निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकता है।
एक टीम, एक मान लीजिए पहला टीम ए है, ये 10 दिन में कोई निश्चित कार्य कर सकता है, जबकि दूसरी टीम उसको 20 दिनों में कर सकती है। मान लीजिए दूसरा टीम क्या है, 20 दिन में पूरा कर सकती है। यदि दोनों टीम एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना दिन में, बोल रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो चलिएगा हम इनको बनाते हैं। ये समय का है, समय दिया हुआ ये 10 दिन में, ये 20 दिन में। समय का अनुपात काट दीजिए, 1:2 हो गया। समय का उल्टा, इसको उलट देना है आपको, तो ये क्षमता का अनुपात हो जाएगा। इसको उलट दीजिए, 2:1। ये क्षमता हो गया, कितना पावर है वो निकल जाएगा। तो देखिएगा, तो इसको टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा। काम टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। तो बोलता है दोनों मिलकर कितने दिनों में ये 20 काम कर लेंगे। तो एक दिन में ये करने का 2 गो और एक दिन में 1 गो, यानी दोनों मिला लीजिएगा, एक दिन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 20 काम को करने में ये कितना दिन लेगा, बटे 3, यानी ए प्लस बी दोनों को 20 काम करने में कितना दिन लगेगा, 6×6/3 दिन। 6×2/3 दिन लग जाएंगे दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 840 श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में, 840 श्रमिक है एक आइसक्रीम फैक्ट्री में, जिसमें पुरुष और महिलाओं का संख्या का अनुपात 5:7 है। तो टोटल जो है आपका वो 840 है श्रमिक, और आपका मेल और फीमेल का अनुपात जो है उस फैक्ट्री में 5:7 है। तो अनुपात को इतना बनाने के लिए, यानी अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितना पुरुष शामिल कीजिएगा, कितना पुरुष यानी मेल को शामिल करना है आपको कि इतना हो जाए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 840 है ना, तो 840 में इस अनुपात में बांटा गया है, यानी 5 और 7 12:840 हो गया। तो अनुपात 1 बराबर क्या, 12×7=84, 70। 1:70, यानी 7×5=35, 350 और ये 7×7=49, 490। तो आप पुरुष को ऐड कर रहे हैं, स्त्रियां तो उतने ही हैं, यानी 490 ये भी है। तो 1 बराबर 490, तो 490 ये भी हो जाएगा आपका। तो कितना ऐड कर रहे हैं आप, पहले कितना था 350, अब कितना हो गया 490, कितना जोड़े हैं 140 पुरुषों को आप जोड़े हैं। तो आप कितना पुरुषों को जोड़ रहे हैं, तो आप 140 पुरुषों को जोड़ रहे हैं। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। वह भिन्न क्या है जिसका 4/9 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का इससे है। तो मान लीजिए वो भिन्न x/y है, जिसका इससे मतलब 4/9 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/33 से है। चलिए तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये उलट जाएगा, x/y बराबर 3/11 गुना 33/5, ये कहां चल जाएगा, उस पार चल जाएगा, गुना 4/9 हो जाएगा। तो 11×3=33, 3×3=9 कट गया, यानी x/y बराबर 4:5 हो जाएगा। तो आपका जो वो भिन्न जो हो गया 4:5 हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है 6400 का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, जितना भी का आएगा सब गुना होता है। तो 1664 गुना 7/10 गुना 5/6 गुना 3/4, तो 5 दूना, ये क्या हो गया 3 दूना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से कर जाएगा, 16 कम 16 0, 16×4=64, यानी 104 गुना 7 यानी 728 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 728, ऑप्शन नंबर बी।
अब फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब एक रेफ्रिजरेटर को 18,600 रुपया में बेचा जाता है, जब आप किसी रेफ्रिजरेटर को 18,600 रुपया में बेचा जाता है तो मालिक को 20% की हानि होती है। तो मालिक जो खरीदता है ना उससे उसको 20% की हानि हो जाती है। बोलता है 20% लाभ पाने के लिए रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 20% लाभ। तो आप कभी भी वस्तु को खरीदते हैं यानी क्रय मूल्य जो खरीदते हैं वो 100% पर खरीदते हैं, इसी पर आप लाभ या हानि को देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसी पर आप क्या देखते हैं? लाभ और हानि को देखते हैं। तो आप 18,600 रुपया में जब आपको बेचा जाता है तो आपको 20% की हानि होती है, मतलब खरीदे 100 में, आप बेच रहे हैं 20% की हानि, यानी आप 80% में बेच रहे हैं। तो 80% में जो बेच रहे हैं आप कितने के बराबर बेच रहे हैं? 18,600 रुपया में बेच रहे हैं। तो अब आपको बोलता है 20% लाभ पाने के लिए आप रेफ्रिजरेटर को कितना बेचिएगा? तो 20% लाभ यानी 100 रुपया में तो आप खरीदे 100% में, तो 20% लाभ कमाने के लिए आप कितना खरीदिएगा? बेचिएगा 120% में बेचिएगा। तो 120 80% बराबर इतना, तो 120% बराबर 18,600 बटे 80 गुना 120 हो जाएगा। ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 2 से काट दीजिए इसको, 9 3 00 यानी 9 तिया 27,900 रुपया में आप बेचिएगा। अब 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगा? 27,900, ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पेन का विक्रय मूल्य 1,080 रुपया है और लाभ 20% है। आप 1,080 रुपया में बेचते हैं ना जब कोई पेन, तो आपको 20% का लाभ होता है। यदि इस पेन को विक्रय मूल्य का 850 रुपया में हो जाता है, यदि इस पेन का विक्रय मूल्य 850 रुपया में अगर बेचते हैं तो हानि प्रतिशत बताइएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ध्यान समझ लीजिएगा। अगर लाभ होता है तो प्लस होता है, यानी आप बेच रहे हैं कितना में? 120% में बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं कितना में? 1,080 में बेच रहे हैं, ठीक ना? आप बेच रहे कितना में? 1,080 बेच रहे, कितने के बराबर? 120। तो हमेशा क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। क्रय मूल्य क्या है? 100% बराबर 1,080 बटे 120 गुना 100। 1 कर दिया, ये 9 बार में चला गया, यानी आपका वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया हो गया। अब बोलता है विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 850 रुपया हो जाता है। तो 850 रुपया में अगर बेचते हैं, आप खरीद रहे हैं कितना में? 900 टका में, और बेच रहे हैं कितना में? 850 टका में। तो हमेशा आप जानते हैं कि लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है आपको? 50 रुपये के हो रहा है। तो आप लॉस परसेंट बराबर जानते हैं, लॉस इतना हो गया बटे क्रय मूल्य गुना 100। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 9 पचे 45, 0.55% का आपको लॉस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पहले, चलिए 2 वर्ष पहले राम और रमन का आयु का अनुपात 3:2 था। चलिए 2 वर्ष पहले राम और रमन का आयु का अनुपात 3:2 था। वर्तमान में जो आयु है, वर्तमान में यह आयु 7:5 है। तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए, तब दोनों का आयु ज्ञात कीजिए कितना कितना। तो 2 साल पहले इस अनुपात में है, हम अनुपात को देखिए, गुना मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूना 6 अनुपात 4 हो गया। तो देखिएगा 2 साल पहले अनुपात 6:4 है और अभी वर्तमान में 7:1 है। तो दोनों में इक्वल बढ़ रहा है। हाँ चलिए, इक्वल बढ़ रहा है, यानी 1 अनुपात दोनों में बढ़ रहा है। तो 1 अनुपात बढ़ा, तो 2 साल पहले इतना था, तो
2 साल पहले का अनुपात से 1 अनुपात बढ़ा है तो कितना का दूरी है? 2 वर्ष का डिस्टेंस है दोनों में। तो अनुपात 1 बराबर 2, तो बोलता हूं कि वर्तमान यानी 7 अनुपात बराबर 14 और 5 अनुपात बराबर 10। आई दोनों का वर्तमान आयु कितना है? 14 और 10 है। चलिए तब इसी तरह हमारा आज मैथ का टोटल टॉपिक मतलब आज का सेट का पहला सेट था हमारा और खत्म हो चुका है एक सेट। कल आपका रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे इसी तरह एक सेट लेकर। और आप सब जितने भी फॉर्म भरे हैं कृपया तैयारी में जुड़ जाएं और अच्छे से अच्छे लाएं। इसका एग्जाम जून महीने में होने वाली है और अभी समय काफी ज्यादा है, 5 से 6 महीना है। सभी लोग जुड़ जाएं कृपया करके अपने अपने तैयारी में। और धन्यवाद, आज यहीं पर गुड नाइट।